आज हम भारत की विदेश नीति के बारे में समझेंगे कि भारत की क्या फॉरेन पॉलिसी रही, विदेश नीति में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और भारत की विदेश नीति कितनी कारगर रही है। तो आज का टॉपिक है भारत की विदेश नीति। हर विश्व में जो भी देश हैं उनकी अपनी अपनी दूसरे देशों के प्रति नीतियां हैं और विदेश नीति पूर्व में भी राजा महाराजाओं की परिस्थितियों के अनुसार रही। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके जो पड़ोसी देश और जो दूर स्थित देश उनके प्रति किस प्रकार की नीति रही, भारत ने किन बातों को ध्यान में रखते हुए दूसरों के साथ संबंध स्थापित किए, उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विशेषताएं, भारत एक विस्तृत भूभाग और विशाल जनसंख्या वाला देश है। जैसे कि भारत आकार की दृष्टि से काफ़ी बड़ा देश है, तो इसके अंदर विविधता पाई जाती है भौगोलिक दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी, और विभिन्न धर्म भी भारत में मानने वाले लोग रहते हैं। तो भारत की विदेश नीति को ये सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं, चाहे वो धर्म हो, भौगोलिक स्थिति हो, भाषाएं, संस्कृति, कल्चर, ये सभी मतलब विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। इसकी विदेश नीति का विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मतलब भारत बड़ा देश है तो इसके द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं भारत के द्वारा, तो उसका अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ता है। ये बात सही है कि किसी भी देश की विदेश नीति अपने तक सीमित नहीं होती है, बल्कि दूसरों पर भी उसका अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो अब हम देखेंगे विदेश नीति के आदर्श एवं उद्देश्य। जो भारत की विदेश नीति है उसके आदर्श और उद्देश्य क्या क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। तो नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करना। पहला उद्देश्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब अपने राष्ट्र में नहीं, दूसरे राष्ट्रों में भी शांति एवं सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करना। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने जाने की नीति को प्रत्येक संभव तरीके से प्रोत्साहन देना। नंबर 3, सभी राष्ट्रों एवं राज्यों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना, क्योंकि अगर राष्ट्रों के आपसी संबंध अच्छे नहीं होंगे तो राष्ट्रों में तनाव की स्थिति रहेगी और उनमें शांति व्यवस्था कायम नहीं रह सकती है। नेक्स्ट, सैनिक गुटबंदियों एवं सैनिक समझौतों से अपने आप को पृथक रखना। मतलब विश्व में जो भी सैनिक गठबंधन और सैनिक जो समझौते हैं उनसे अपने आप को दूर रखना, क्योंकि भारत शांतिप्रिय देश रहा है। इसका युद्ध से मतलब काफ़ी कोई विशेष लगाव नहीं। तो जो विश्व में ऐसे संगठन हैं जो सदैव युद्ध के लिए लालायित रहते हैं, तो ऐसी संगठनों से दूर रहना और गुटबंदियों में शामिल न होना। उपनिवेशवाद का विरोध करना। तो उपनिवेशवाद भारत पहले आज़ादी से पहले खुद ही ब्रिटेन का उपनिवेश था और उसके बाद उसको आज़ादी प्राप्त होती है तो संप्रभु राष्ट्र बनता है, और इस प्रकार से फिर भारत अपनी विदेश नीति अपने हिसाब से तय करता है कि किसके साथ कैसे संबंध रखने और किसमें लाभ और किसमें हानि। तो उपनिवेशवाद का सदैव विरोध किया। भारत की आज़ादी के बाद भी भारत ने जो एक यूरोपीय देशों के जो उपनिवेश थे उनका भी विरोध किया। अफ्रीका में बहुत से ऐसे देश थे जो भारत की आज़ादी के बाद भी गुलाम थे, तो भारत ने सदैव इस बात पर बल दिया कि किसी भी देश का दूसरे देश पर अधिकार रहना ठीक नहीं है और उनकी आज़ादी की भी मांग उठाई। इसके बाद ऐसे देशों की सहायता करना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित हों, यानी
जो कमजोर देश, जिनको शक्तिशाली देशों ने दबाया हुआ, जैसे कि हम देखते हैं कि 1971 में पाकिस्तान दो भागों में था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता को परेशान करके रखा था, बंगालियों के साथ अत्याचार, अन्यायपूर्ण। तो भारत में उस समय इंदिरा गांधी ने अपनी शक्ति के द्वारा उनकी मदद की और एक उनकी मदद करते हुए और एक अलग देश का निर्माण होता है, क्योंकि भारत की विदेश नीति में ये तथ्य विद्यमान है कि यदि किसी भी देश को साम्राज्यवाद, जातिवाद, उपनिवेशवाद अगर वो पीड़ित है तो वह सहायता करने के लिए सदैव आगे आता रहा है। राष्ट्रीय हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपसी विश्वास और सम्मान के संबंधों का निर्माण करना। तो राष्ट्रीय हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपसी विश्वास, जो राष्ट्रीय हित है, मतलब एक देश के जो राष्ट्रीय हित है उस और अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपसी विश्वास और सम्मान के संबंधों का निर्माण करना भी भारतीय विदेश नीति की आदर्श एवं प्रमुख उद्देश्य है। क्योंकि यहाँ पर ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय जगत से कैसा संबंध है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे संबंध अच्छे नहीं है तो उसका राष्ट्र पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अनुकूल नहीं। नंबर नेक्स्ट, सभी देशों के साथ व्यापार, उद्योग, निवेश और प्रौद्योगिकी के अंतरण, परस्पर लाभप्रद और सहयोगी ढांचा विकसित करना, ये भी भारतीय विदेश नीति का एक आदर्श और उद्देश्य है। भारत की विदेश नीति के निर्माण तत्व, भारत की विदेश नीति के निर्माण तत्व कौन से हैं? नंबर 1, भौगोलिक तत्व। अब हर देश की जो भौगोलिक स्थिति होती है उसकी विदेश नीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर कोई देश समुद्र से घिरा हुआ है तो चारों तरफ से तो उसके शत्रु स्वाभाविक ही कम होंगे, और यदि एक देश की सीमा कई देशों से लगती है तो उसको सभी अपनी सीमा पर चौकसी रखनी पड़ती है, और भौगोलिक तत्व इसमें विशेष महत्व रखता है। जैसे भारत के देखा जाए तो पश्चिम में पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण में श्रीलंका, नेपाल, चीन, तो इस तरह से भारत घिरा हुआ है। तो भारत की विदेश नीति में सदैव ये ध्यान रखना पड़ता है कि किसके साथ कैसे संबंध रखने हैं, क्योंकि एक नीति दूसरी देश पर लागू नहीं की जा सकती है। इसीलिए वास्तव में यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण होगा कि किसी भी देश की विदेश नीति में भौगोलिक विशेषताओं का अपना विशेष महत्व होता है। भूगोल का सुरक्षा से गहरा संबंध है। अब किसी जैसे मैदानी भाग है तो वहाँ सेना को विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन जैसे हमारे और भारत और पाकिस्तान का जो आपसी कश्मीर विवाद है, वहाँ का जो भाग है वो पहाड़ी नुमा है, जहाँ पर बर्फ भी पड़ती है और मौसम ज़्यादा मतलब प्रतिकूल है, और वहाँ पर सेना अधिक रखना और वहाँ युद्ध करना ज़्यादा मतलब हानिकारक है। इसीलिए भौगोलिक तत्व विदेश नीति में एक निर्माण तत्व के रूप में भूमिका निभाते हैं, और हर देश के लिए ये नियम लागू होता है कि उसका भौगोलिक वातावरण कैसा है। इसके बाद गुटबंदियाँ। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था, सीटो गुट और नाटो। तो एक तो रूसी और अमेरिकी गुट, तो दोनों गुटों में बहुत सारे देश सम्मिलित हुए, लेकिन भारत ने इन दोनों गुटों में न सम्मिलित होकर निर्गुट एक अपना अलग गुट बनाया, जिसे निर्गुट देशों का समूह कहते हैं। और गुटबंदियाँ ने भी मतलब विश्व में भी गुटबंदियाँ भी उसकी विदेश नीति को प्रभावित करती हैं, और ये निर्माण तत्व माना जा सकता है। भारत गुटों से अलग रहना ही, भारत ने सीटो और नाटो दोनों गुटों से यानी अमेरिका
भारत द्वारा तटस्थता और असंलग्नता की नीति अपनाने का प्रधान कारण यही है। अमेरिका एवं सोवियत रूस का मनमुटाव इतना बढ़ गया कि यह मनमुटाव शीत युद्ध के रूप में यानी कोल्ड वार के रूप में परिवर्तित हो गया। भारत दोनों गुटों में शामिल नहीं होने पर कोई हानि नहीं हुई। भारत पर दोनों गुटों में शामिल न होने पर भी कोई हानि नहीं हुई, जबकि अधिकतर देशों का ये मानना था कि इन दोनों गुटों में यानी सोवियत रूस और अमेरिकी गुट में शामिल न होने के कारण व्यापक हानि हो सकती है, लेकिन ऐसा सोचना गलत था। विचारधाराओं का प्रभाव। अब भारतीय विदेश नीति के निर्माण तत्व में विचारधारा में गांधीवादी विचारधारा अपना विशेष महत्व रखती है। विदेश नीति निर्धारण में शांति और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव रहा। प्रसिद्ध विचारक हडसन ने लिखा है कि गांधी के शांतिवाद ने देश को भरोसा दिलाया कि विश्व शांति समझौते से ही संभव हो सकती है। तो विदेश नीति निर्धारण में भारत जो कि एक शांतिप्रिय देश रहा हमेशा से, और गांधीवादी विचारधारा अहिंसा की नीति देखने को मिलती है। तो हडसन ने भी लिखा है कि गांधी के शांतिवाद ने देश को भरोसा दिलाया कि विश्व शांति समझौते से ही संभव हो सकती है। आर्थिक तत्व। आर्थिक लाभ के लिए गुटबंदियों से अलग रहना भारत के लिए जरूरी था, और भारत ने उन्हीं देशों के साथ अपने संबंध बनाए रखे अच्छे और प्रमुखता दी जिससे अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके। ऐसे देश जिनसे व्यापार संबंध रखने में अगर राजनीति प्रभावित हो रही है या राजनीति आर्थिक अर्थनीति पर अधिक प्रभाव डाल रही है, तो ऐसी स्थिति में भारत ने सदैव राष्ट्रीय हित को विशेष महत्व दिया। उसमें आर्थिक महत्व को भी उसने अनदेखा किया। तो ये विश्व में आर्थिक तत्व भी अपना विशेष स्थान रखता है विदेश नीति के अंतर्गत। पंडित नेहरू के व्यक्तित्व का प्रभाव। तो पंडित नेहरू ने अपने विचारों के अनुरूप विदेश नीति को ढाला, और आज इसका जो भी रूप दिखाई देता है वह पंडित नेहरू के विचारों का मूर्त रूप है। तो पंडित नेहरू जो कि जब दो गुट में विश्व बटा हुआ था, तो उस समय भी नेहरू ने और मार्शल टीटो इन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि इन गुटों में शामिल होने से हमारे जो राजनीतिक हित जो है प्रभावित होंगे, और इसीलिए जो भारत और अन्य देशों ने एक मिलकर एक गुट बनाया जो निर्गुट देश कहलाया। तो इस प्रकार पंडित नेहरू का जो व्यक्तित्व, जो कि बैरिस्टर तो थे, तो उनका व्यक्तित्व भी भारत की विदेश नीति के निर्माण में प्रमुख रूप से सहायक रहा। राष्ट्रीय हित। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति आधारशिला उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा होती है, और भारत की विदेश नीति का यही ध्येय रहा। तो विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी किसी भी देश की उन्नति और अवनति में अपनी विशेष भूमिका निभाती है। यदि किसी देश को अपने पड़ोसियों से संबंध बनाए रखने में कोई विशेष रुचि नहीं है और वह शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखता है, तो उससे राष्ट्रीय हित भी प्रभावित होते हैं, राष्ट्र का विकास भी रुकता है, उससे आर्थिक नीति भी प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए भारत जो कि चारों तरफ से अपने विरोधी देशों से घिरा हुआ है, तो उसको अधिक से अधिक अपनी सुरक्षा व्यवस्था में अपना धन व्यय करना पड़ता है। तो राष्ट्रीय हित में नेहरू ने संविधान सभा में ये कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा होती है, और भारत की विदेश नीति का यही ध्येय रहा है। ऐतिहासिक परंपराएं। भारत का शांतिवाद भारतीय दर्शन की सहिष्णुता, उदारवाद और मानववादी दृष्टि पर आधारित है। पंचशील के सिद्धांतों पर गांधी जी की अहिंसा और महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का प्रभाव दिखाई देता है। तो भारत हमेशा से देखा जाए तो सदैव शांतिवादी देश रहा है, और जिसमें महात्मा गांधी का विशेष प्रभाव दिखाई देता है कि अहिंसा परमो धर्म, और महात्मा गांधी ने भी
अष्टांगिक मार्ग को भी जो मार्ग में जो विशेषता है अष्टांगिक मार्ग की, वही भारत की विदेश नीति में भी विद्यमान है। आंतरिक शक्तियों, दबाव का प्रभाव। तो किसी भी देश की विदेश नीति में उसकी आंतरिक शक्ति और दबाव समूह का विशेष योगदान रहता है, क्योंकि उसी के आधार पर कोई भी देश अपनी विदेश नीति का भी निर्धारण करता है और उसको वो अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे देश की भावनाओं का ध्यान रखना उसके राजनीतिक नेतृत्व का प्रमुख कर्तव्य होता है। जैसा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद जो बना हुआ है, उसका कारण ही यही है, आंतरिक शक्तियों, दबाव का प्रभाव। इनका प्रभाव मतलब इनका दबाव का प्रभाव ही भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देशों की विदेश नीति को प्रभावित कर रहा है। तो आज हमने भारत की विदेश नीति में इसकी विदेश नीति के आदर्श एवं उद्देश्य, भारत की विदेश नीति के निर्माणक तत्व, भौगोलिक तत्व, कूटबंधीय विचार धारा का प्रभाव, आर्थिक तत्व, पंडित नेहरू के व्यक्तित्व का प्रभाव, राष्ट्रीय हित, ऐतिहासिक परंपराएं, आंतरिक शक्तियों, दबावों का प्रभाव। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी इतना ही, ओके।